Hello, good morning, all of you. It's me, Bhupen Pratap Singh, your SST teacher, and today is chapter number 10, Contact with Distant Lands, class 6th, chapter 10, Contact with Distant Lands, history. क्लास 6 चैप्टर 10 हिस्ट्री कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, यानी बहुत दूर दराज के जो इलाके हैं उनसे कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट डेवलप आफ्टर एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द डिस्कवरी ऑफ आयरन बट अकर्ड मच अर्लियर. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स यानी व्यापार के जो कॉन्टैक्ट्स थे इंडिया के बीच में और बाकी के वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया और संसार के बीच में, विश्व के बीच में व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर जो कॉन्टैक्ट है वो डेवलप तब हुआ आफ्टर एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जब हमारे यहाँ खेती का उत्पादन, खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी, तब जो डेवलपमेंट था, ट्रेड कॉन्टैक्ट जो थे इंडिया और दूसरे वर्ल्ड के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ने लगे. एंड द डिस्कवरी ऑफ आयरन, और लोहे की खोज के बाद, आयरन की खोज के बाद, बट अकर्ड मच अर्लियर, लेकिन इससे पहले भी ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, लेकिन लोहे की खोज के बाद और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने के बाद और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया ट्रेड कॉन्टैक्ट्स का इंडिया और वर्ल्ड के बीच में. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन टू हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को के बारे में ऐसा जाना जाता है कि उनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स मेसोपोटामिया के साथ थे, which is evident from the numerous Mesopotamian seals found in the Indus Valley civilization and vice versa. जिसके सबूत असंख्य, यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसी मेसोपोटामियन सील्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं. और एंड वाइस वर्सा का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है. वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं और मेसोपोटामिया की जो सील हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं. सील जैसे हमारे वहाँ सील किया जाता है, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे कि किसी का घर जो है सील कर दिया गया है, कोई फैक्ट्री सील कर दी गई है, कोई स्कूल सील कर दिया गया है, तो उसमें जो सील लगाई जाती है उसे हम सील बोलते हैं. सील एक प्लास्टिक की तरीके का मटेरियल होता है जिसको आग में गला करके, मोमबत्ती जला करके उसको आग में गलाते हैं, फिर उस मोम को जो भी चीज़ सील करनी होती है उसके ऊपर चिपका देते हैं. ये हमारी सील होती है, ठीक है. डार्क ब्राउन कलर की सील होती है की. दो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स अकर्ड फ्रॉम अ वेरी अर्ली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हालांकि जो ट्रेड के कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत पुराने समय से ही बने हुए हैं दूर दराज इलाकों से, ऐसा इंडिया के इतिहास में जाना जाता है. लेकिन इट्स और रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ड्यूरिंग द आफ्टर 6th सेंचुरी, लेकिन 6th सेंचुरी के बाद इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखी गई है. इसके फैलने में, किसके फैलने में, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, यानी 6th सेंचुरी में और ज़्यादा फैल गए व्यापार को लेकर के. देखिए संगम एज, ये क्या है? द वर्ल्ड संगम मीन्स संघ और असेंबली. संगम का शब्द का मतलब होता है संघ या असेंबली. असेंबली को कहते हैं सभा, मीटिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कई सारे मेंबर्स बैठते हैं, फिर तो उसे हम असेंबली बोलते हैं. किसी चीज़ के लिए वो सारे लोग फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को असेंबली कहते हैं, ठीक है. तो संगम का मतलब होता है संघ, जिसका मतलब होता है असेंबली यानी सभा. अबाउट 2200 years ago the three assemblies were held where Tamil poets and scholars gathered and shared their expertise. लगभग 2200 साल पहले, 2200 years ago, 3 assemblies, 3 तरीके की सभाएं हुई जहाँ पर तमिल कवियों और विद्वान लोगों ने, यानी स्कॉलर्स मतलब बहुत ही जो तेज थे, बहुत ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा जो तेज लोग होते हैं उनको स्कॉलर बोलते हैं. तो तमिल पोएट्स और स्कॉलर्स इकट्ठा हुए एंड शेयर्ड देयर एक्सपर्टाइज, और जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट थे, जिस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, उन्होंने अपने उन विचारों को, अपने थॉट्स को आपस में शेयर किया. द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली वॉज हेल्ड एट मदुरई ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पांड्याज. तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट असेंबली मदुरई में हुई पांड्याज राजाओं के समय में. ओवर 2000 पोएम्स वर कंपोज इन तमिल. लगभग 2000 पोएम को तमिल भाषा में कंपोज किया गया, यानी रचा गया, उनको लिखा गया.
दीज पोएम्स वर लेटर कंपाइल्ड इनटू मेनी बुक्स, बाद में इन कविताओं को बहुत सारी किताबों में कंपाइल कर दिया गया, यानी उसमें उनको इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। दिस इज़ नोन एज संगम लिटरेचर, इसे ही संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। विच टेल्स अस अबाउट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड, जिससे कि हमें उस समय के समाज और उस समय की संस्कृति के बारे में पता चलता है। द संगम टेक्स्ट आर द अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल, संगम की जो किताबें हैं वो तमिल का पुराना काम है, तमिल की लैंग्वेज का, तमिल लिटरेचर का। अवेलेबल टू अस टुडे, जिससे हम आज भी, जो हमें आज भी उपलब्ध है, आज भी हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चोलास, चेरास एंड पांड्यास, संगम लिटरेचर डिस्कसेस द थ्री डायनेस्टीज, द चोलास, चेरास एंड द पांड्यास हु रूल्ड इन द तमिलाकाम और तमिल रीजन। संगम साहित्य जो है उसमें 3 तरीके के साम्राज्यों के बारे में डिस्कस किया जाता है, चोला, चेरा और पांड्यास राजा। हु रूल्ड इन द तमिलकाम और तमिल रीजन, जो कि तमिलकाम और तमिल इलाकों में राज्य करते थे। दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द तमिलकाम इज आल्सो कॉल्ड द संगम एज। हिस्ट्री में इस तमिलाकाम पीरियड को संगम एज के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीफ्स एट द साउथ वर रिफर्ड टू एज द मूवेंडर और द 3 क्राउन किंग्स हु रूल्ड इन साउथ इंडिया एट द रीजन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज तमिलनाडु एंड केरला। साउथ के जो 3 मुखिया थे, 3 चीफ थे या हेड थे, उन्हें मूवेंदर कहा जाता था। और द 3 क्राउन किंग्स या 3 क्राउन किंग्स यानी 3 मुकुटों वाला राजा, हु रूल्ड, 3 मुकुट वाले राजा, हु रूल्ड इन साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में राज करते थे। एट द रीजन दैट हैड बीन आइडेंटिफाइड एज तमिलनाडु एंड केरला, और जिन इलाकों में वो राज करते थे उन्हें तमिलनाडु और केरला के नाम से पहचाना जाता है। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, ये तीनों मुखिया थे, इनके 2 सेंटर्स होते थे पावर के, 1 इनलैंड, एक उनकी ज़मीन के अंदर ही, एंड 1 ऑफ द कोस्ट, और एक समुद्री किनारों पर। ठीक है, एक जैसे तमिलनाडु मान लो राज्य का कोई राजा है, चीफ है, तो उसके खुद का अंदर का एक कोई प्लेस होता था, वहाँ से सब राजकाज संभालते थे, और समुद्री किनारे पर भी एक उनका सेंटर हुआ करता था जहाँ से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। अब चोला राजास की बात करेंगे। द चोला किंगडम वॉज सिचुएटेड इन द कावेरी डेल्टा विद देयर कैपिटल एट उरायूर। चोला राज्य था वो कावेरी डेल्टा के पास बसा हुआ था, जिसकी राजधानी उरायूर थी। चोला किंगडम वॉज आल्सो नोन एज चोला मंडलम, चोला राज्य को चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। कराईकल वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द चोला एम्पायर, कराईकल नाम का जो राजा था वो चोला साम्राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। द चोला किंग कराईकल अटैक्ड श्रीलंका एंड कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। चोला किंग कराईकल ने श्रीलंका के ऊपर अटैक कर दिया और कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ आइलैंड, और इस द्वीप के बहुत सारे हिस्सों को कब्जे में ले लिया। ही आल्सो बिल्ड द कल्लानई डैम ऑन द कावेरी रिवर, इसने कल्लानई बांध को भी कावेरी रिवर के ऊपर बनाया। पोहार और कावेरी पट्टिनम वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन ऑफ द चोलाज। पोहार या फिर कावेरी पट्टिनम नाम का जो बंदरगाह था उसे वो चोलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका पोर्ट टाउन था। बंदरगाह बोलते हैं समुद्री रास्तों से जहाँ पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों से सामान ला करके पोर्ट टाउन में ही उतारते हैं। ठीक है, पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह पे भी उतारते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पे एरोप्लेन आपके रुकते हैं उसे हवाई अड्डा कहते हैं। रेलवे लाइन जहाँ पर हमारी बिछी हुई है तो ट्रेनें जहाँ पर रुकती हैं उन्हें हम स्टेशंस कहते हैं। बसें आपकी जहाँ रुकती हैं वहाँ उसे हम बस अड्डा कहते हैं या रोडवेज कहते हैं। ठीक है, रोडवेज स्टेशन कहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर समुद्री जहाज जा करके रुक करके यात्रियों को, ट्रैवलर्स को उतारते हैं या सामान को उतारा जाता है उसे हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। और जो शहर में होते हैं तो उसे हम टाउन उसमें जोड़ देते हैं, इसलिए पोर्ट टाउन कहा गया है। ठीक है, तो कावेरी पट्टिनम नाम का जो बंदरगाह था वो चोला राजाओं के समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन था। अब चेरा राजाओं की बात करेंगे। द चेराज रूल्ड ओवर केरला एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, चेरा राजाओं ने केरला और तमिलनाडु के बहुत सारे हिस्सों में राज किया। दे वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रास, उन्हें केरल पुत्रास के नाम से भी जाना जाता था। देयर कैपिटल वंजी वॉज लोकेटेड नेक्स्ट टू द अमरावती रिवर, उनकी कैपिटल जो वंजी थी वो अमरावती नदी के जस्ट बाद थी। मुजीरिस वर मेन पोर्ट ऑफ द चेरास, मुजीरिस नाम का जो बंदरगाह था वो चेरा राजाओं का मुख्य बंदरगाह था। द रोमन्स वर नोन टू सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट हेयर, रोमन लोगों को इसीलिए जाना जाता था क्योंकि इन्होंने अपनी व्यापारिक जगह बना रखी थी। न्यूमरस रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द चेरा किंगडम, गिनती नहीं की जा सकती है ऐसे रोमन सिक्के जो हैं वो आज भी चेरा किंगडम में, चेरा राज्य में पाए गए हैं। दे आल्सो हैड गुड ट्रेड रिलेशंस विद द ग्रीक्स, चेरा राजाओं के जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे ग्रीक के लोगों से भी। पांड्यास की बात करेंगे।
द पांड्याज रूल्ड फ्रॉम मदुरई विच वॉज ऑल्सो देयर कैपिटल। पांड्या किंग्स ने मदुरई से राज किया जो कि उनकी राजधानी भी थी। द पोर्ट ऑफ कोरकई वॉज वन ऑफ द चीफ पोर्ट्स ऑफ द पांडियन किंगडम। कोरकई का जो बंदरगाह था वो पांडियन राज्य का मुख्य बंदरगाहों में से एक था। लाइक द चेरा किंगडम द पांड्याज हैड ट्रेड रिलेशंस विद द ग्रीक्स एंड रोमन्स। चेरा राज्य की तरह पांड्यास के ट्रेड रिलेशंस ग्रीक और रोमन्स से भी थे। ईच ऑफ 3 किंग्स इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जितने भी 3 राजा थे आपस में व्यापारिक और व्यावसायिक प्रोत्साहन एक दूसरे को देते थे, इनकरेज करते थे, व्यापार के लिए और व्यवसाय के लिए यानी बिजनेस के लिए एक दूसरे की मदद करते थे कह सकते हैं। द चेरास ट्रेडेड विद रोम एंड इजिप्ट। चेरा राजाओं ने रोम और इजिप्ट में व्यापार किया। द पांड्याज वर फेमस फॉर पर्ल्स एंड एक्सपोर्टेड देम टू रोम। पांड्याज राजा जो थे वो मोतियों के लिए फेमस थे। मोती सफ़ेद कलर का जो होता है आपके मम्मी पापा लोग घर में पहनते होंगे, तो ये मोतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। एंड एक्सपोर्टेड देम टू रोम, और इसे रोम में भेजा जाता था पल्स को, मोतियों को। द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया इज़ मार्क्ड बाई इट्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। जो दक्षिणी भारत का आधा हिस्सा है वो यहाँ की कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट के नाम से पहचाना जाता है। कोस्ट लाइन यानी जो समुद्री किनारा है इसके नाम से जाना जाता है। सब लोग जानते हैं कि साउथ डायरेक्शन में ही हमारा बहुत बड़ा समुद्र है, ओशन है, महासागर है, जिसकी वजह से इंडिया का जो सदर्न हिस्सा है वो पूरा का पूरा कोस्ट लाइन से है। एलॉन्ग विद हिल्स, छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं, प्लेटूस, पठार भी मिलते हैं, एंड रिवर वैलीज़ और नदियों की घाटियाँ भी हैं। चीफ्स किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज़। चीफ लोग और जो राजा होते थे उस समय के वो नदियों की घाटियों के ऊपर कंट्रोल रखते थे अपना। एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। और उस समय जो समुद्री किनारे होते थे वो बहुत ही रिच होते थे, बहुत ही अमीर टाइप के होते थे, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा पावर भी उन लोग की वहाँ पर मजबूत हो गई थी। द रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज यूज टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। जो टैक्स इकट्ठा किया जाता, रेवेन्यू मतलब टैक्स, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था उसका इस्तेमाल बहुत बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। राजकाज उससे संभाला जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन। टू गिव ग्रांट्स, दान दिया जाता था। एंड टू एनकरेज ट्रेड, और उस पैसे का इस्तेमाल व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस स्पेशली पेपर, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, फाइन मसलिन एंड सिल्क क्लॉथ टू यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इंडिया से जो चीज़ें बाहर भेजी जाती थी उनमें विशेष तौर पर यानी सबसे खास जो चीज़ भेजी जाती थी वो मसाले थी, जिसमें काली मिर्च का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। काली मिर्च को बहुत ज़्यादा बाहर भेजा जाता था। उसके बाद बहुत कीमती पत्थर, सोना, फाइन मसलिन, ये एक तरीके का सिल्क होता है, और सिल्क को, कपड़े को यूरोप में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में भेजा जाता था। पेपर वॉज पार्टिकुलरली वैल्यूड फॉर इट्स टेस्ट। काली मिर्च को विशेष तौर पर इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता था। एंड इट्स मेडिसिनियल प्रॉपर्टीज़ इन द रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर में इसकी दवाइयों से जुड़ी हुई जो इसके गुण थे, जो क्वालिटीज़ थी, इसकी वजह से रोमन साम्राज्य था वो काली मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसलिए भारत में जो काली मिर्च है वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा भेजी जाती थी। दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसलिए इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। द रोमन शिप्स विजिटेड द पोर्ट ऑफ अराइकमेडू टू एक्सचेंज गुड्स। रोमन एम्पायर के जो जहाज़ थे, समुद्री जहाज़, वो अराइकमेडू के बंदरगाह के ऊपर विजिट करते थे और वहीं पर सामान की अदला बदली होती थी। ठीक है, काली मिर्च हम लोग दे दिया करते थे और रोमन लोग हमें उसके बदले में कुछ और दे दिया करते थे उतनी ही कीमत का। सतवाहनाज अराउंड 200 ईयर्स लेटर डायनेस्टी नोन एज द सतवाहनाज बिकेम डोमिनेंट। 200 साल पहले जो साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा जिसका वर्चस्व था इंडिया के दक्कन इलाके में, यानी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में, उसमें सतवाहन डायनेस्टी का नाम लिया जाता है। द सतवाहन वर ऑल्सो कॉल्ड द आंध्राज इन द पुराणाज। जो पुराण है हमारे उसमें सतवाहन राजाओं को आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। देयर किंगडम मेनली कवर्ड द प्रेजेंट डे तेलंगाना। उनका राज्य मुख्य रूप से जो उनका राज्य था उसे आजकल तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इनके राज्य फैले हुए थे। द सतवाहन इशूड क्वाइंस विद द इमेजेस ऑफ देयर रूलर्स। सतवाहन राजाओं के समय में जो सिक्के इशू कराए गए उसमें उनके राजाओं की इमेज होती थी। दे प्लेड अ वाइटर रोल एज ट्रेडर्स एंड द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर टू एंड फ्रॉम द इंडो गैंगेटिक प्लेन टू सदर्न इंडिया। दे प्लेड अ वाइटल रोल, यानी उन्होंने बहुत ही जीती जागती भूमिका निभाई व्यापारियों के रूप में और विचारों को एक दूसरे के विचारों को ट्रांसफ़र करने में और संस्कृति को ट्रांसफ़र करने में, टू एंड फ्रॉम यानी बहुत दूर दूर तक के इलाके में, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से सदर्न इंडिया तक फैला हुआ था। दे सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। इन लोगों ने
ब्राह्मणिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को भी सपोर्ट किया। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहन वाज गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। सतवाहन राजाओं का सबसे महान राजा जो था वो गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी था। ही एंड अदर सतवाहन रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। ये यानी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी और सतवाहन राजा, दूसरे जो सतवाहन राजा थे उनको लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ, उन्हें दक्षिण पथ का भगवान माना जाता था। द रूट लीडिंग टू द साउथ, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो रास्ता साउथ डायरेक्शन को जाता था। द सतवाहन हैड फ्लरिशिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। सतवाहन राजा जो थे इन लोगों ने डेवलप किया इंटरनल यानी अपने राज्य में ही बहुत सारा ट्रेड करते थे और साथ साथ बाहर भी ट्रेड करते थे। इंटरनल ट्रेड वॉज कैरीड आउट बिटवीन द डक्कन एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अगर इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे यानी अपने राज्य में व्यापार करने की बात करेंगे तो डक्कन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में व्यापार किया जाता था। सतवाहन हैड एक्सटर्नल ट्रेड कॉन्टैक्ट। सतवाहन राजाओं के बाहरी जो व्यापारिक संबंध थे वो अरेबिया में, इजिप्ट में और ईरान में थे। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी जो समुद्री किनारे थे उनसे संबंध थे। बर्मा और मलाया से थे पूर्वी किनारों पर। अगर ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करेंगे तो बर्मा और मलाया से भी उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे ट्रेड के। अब फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी दिशा से जो विदेशी आक्रमण हुआ हमारे वहाँ। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकेम ससेप्टिबल टू फॉरेन इन्वेजन्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। भारत जो देश है या भारत जो उप महाद्वीप है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता था हमेशा से विदेशी अटैक्स का, विदेशी लोगों के आक्रमण का। मौर्य एम्पायर ख़त्म हो जाने के बाद जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर विदेशी आक्रमणों का हमेशा खतरा बना रहता था। विद द एब्सेंस ऑफ अ पावरफुल रूलर, बिना किसी शक्तिशाली राजा की अनुपस्थिति के या उसके ना होने की वजह से द पोस्ट मौर्यन फेज, मौर्यन राजाओं के बाद का जो समय था, विटनेस द सीरीज ऑफ इन्वेजन फ्रॉम मेनी ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। वो इस बात का गवाह था कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारे अटैक्स जो थे वो आदिवासियों ने यहाँ पर किए, भारत में किए। दीज ट्राइब्स एंटर्ड थ्रू द खैबर पास। ये आदिवासी लोग खैबर पास जम्मू कश्मीर के पास एक जगह है हमारी, ठीक है, तो वहाँ से, और बोलन पास, यहाँ से जो आदिवासी लोग हैं वो हमारे देश में घुस आए एंड ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ पंजाब। और इन लोगों ने पंजाब, सिंध, राजस्थान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे इलाकों को अपने अंडर में कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया उनको, यानी उनको घेर लिया। इंडो ग्रीक्स, द ग्रीक रूलर्स ऑफ बैक्ट्रिया नॉर्दर्न अफगानिस्तान वर द फर्स्ट टू क्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। बैक्ट्रिया के ग्रीक रूलर्स यानी यूनान के जो बादशाह थे बैक्ट्रिया के, वो पहले ऐसे राजा लोग थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को क्रॉस कर लिया। द ग्रीक्स ऑक्यूपाइड द गंगा बेसिन। फिर इन ग्रीक लोगों ने गंगा बेसिन के ऊपर कब्जा कर लिया एंड केम टू बी नोन एज इंडो ग्रीक्स। और इंडिया में घुसने के बाद और गंगा बेसिन के ऊपर कब्जा करने के बाद उन्हें इंडो ग्रीक्स के नाम से जाना जाने लगा। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनेंडर और मिलिंडा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडो ग्रीक रूलर था उसे मिनेंडर या मिलिंडा के नाम से जाना जाता है। हु रूल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी, जो कि दूसरी शताब्दी के आधे समय में जिसने राज किया 165 से 145 BCE तक। मिलिंडा वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। मिलिंडा जो था वह बुद्ध धर्म को मानने वाला था या उसका अनुयायी था। द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स हु इशूड कॉइन्स। इंडो ग्रीक जो राजा थे वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सिक्कों को इशू कराया विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग्स। और उसमें राजा की इमेज होती थी, जो उनका राजा होता था उसी का पोर्ट्रेट छपा हुआ होता था सिक्कों के ऊपर। द इंडो ग्रीक कॉइन्स इंक्लूडेड इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक। इंडो ग्रीक जो सिक्के थे उनमें जो लिखावट होती थी वो ग्रीक की ही होती थी, साथ में खरोष्टी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता था। द इंडो ग्रीक रूलर्स वर आल्सो ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। इंडो ग्रीक जो बादशाह थे या राजा लोग थे उन्होंने कला को भी, आर्ट को भी यानी ड्राइंग को भी पैट्रॉन किया, यानी उसको बचा करके रखा। एंड इस्टेब्लिश द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। और उसके बाद उन्होंने गांधार का स्कूल खोला कला का, आर्ट का। वेयर द क्रिएशंस वर अ फाइन एमालगेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन फीचर्स। जहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो क्रिएशंस होती थी, उसमें ग्रीक और इंडियन फीचर्स का मिक्सचर दिखाई देता था। एमालगेशन मतलब मिक्सचर दिखाई देता था। द इमेजेस ऑफ बुद्धा शोड डिस्टिंक्ट ग्रीक फीचर्स। बुद्धा की जो इमेजेस हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही अद्भुत, डिस्टिंक्ट मतलब बहुत ही अद्भुत ग्रीक लोगों के फीचर्स या उनकी क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। साकास किंग्स की बात करेंगे।
द साकाज वर नोमैडिक ट्राइब, साकाज लोग एक आदिवासी या बंजारे वाले कबीले वाले लोग थे। फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, हु इस्टेब्लिश दमसेल्व्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिन्होंने खुद को नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इस्टेब्लिश किया इंडिया के। व्हेन दे वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होमलैंड, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी होमलैंड से भगा दिया गया था मजबूरी से, ज़बरदस्ती। दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, इन लोगों ने इंडो ग्रीक्स लोगों को हरा दिया। एंड इस्टेब्लिश दमसेल्व्स इन 5 डिफरेंट रीजन्स, और इन लोगों ने खुद को 5 अलग अलग राज्यों में, 5 अलग अलग इलाकों में इस्टेब्लिश कर लिया, जिनमें अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, दक्कन और वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से मौजूद थे। रुद्रदमन वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ साकास, रुद्रदमन साकास का सबसे फेमस रूलर था। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर मेंशन्ड इन द फेमस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उसकी सेना की जो उपलब्धियां थी या उसकी आर्मी ने जो भी चीज़ें गेन करी, उनको जूनागढ़ की जो इंस्क्रिप्शन है या वहाँ पर दीवारों पर जो चित्रकारी करी गई है, जो लिखा गया है, उसमें ये सब मेंशन किया गया है। अब पार्थियंस की बात करेंगे। द रूल ऑफ द पार्थियंस रूल ओवरलैप्ड विद द साकाज, पार्थियंस का जो रूल था वो साकास के बाद ओवरलैप हुआ, यानी कभी पार्थियंस जो है वो रूल कर रहे थे और कभी साकाज रूल कर रहे थे। दे केम टू इंडिया फ्रॉम ईरान, ये ईरान से इंडिया में आए हुए थे। एंड रूल्ड ओवर अ स्मॉल टेरेटरी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और इन्होंने इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में छोटे से इलाके के ऊपर कब्जा किया पहली सेंचुरी में। गोनोफन्स वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्शियन रूलर, गोनोफन्स नाम का जो व्यक्ति था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्थियन रूलर था। एंड तक्षशिला वॉज हिज कैपिटल, तक्षशिला उसकी राजधानी थी। द कुशान सक्सीडेड द पार्थियंस को हरा करके कुशान्स ने कब्जा किया। द चाइनीज़ लिटरेरी सोर्सेज मेंशन द कुशान्स टू बी वन ऑफ द 5 ट्राइब्स ऑफ द यूएची, चाइनीज़ के जो लिटरेचर के सोर्सेज हैं, यानी लिटरेचर की जो किताबें हैं, उनमें कुशान राजाओं के बारे में और उनकी जो 5 आदिवासी बस्तियां थीं यूएची के नाम से जिन्हें जाना जाता था, उनका जिक्र मिलता है। द कुशान डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई कुजलू कैटफाइसेस, कुशान डायनेस्टी को फाउंड किया था कुजला कैटफिसेस ने। दे सेटअप अ ह्यूज एम्पायर इन इंडिया, इन लोगों ने बहुत बड़े साम्राज्य को भारत में बनाया। विच एक्सटेंडेड टिल बिहार, जो कि बिहार तक फैल गया। कनिष्का वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग ऑफ कुशान डायनेस्टी, कनिष्क नाम का जो आदमी था या राजा था, वो सबसे प्रभावशाली राजा था कुशान साम्राज्य का। ही मेड पुरुषापुरा पेशावर एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, उसने पेशावर को अपनी राजधानी, साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनाया। ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, इसने बुद्ध धर्म को पैट्रॉन किया, यानी उसको संरक्षण किया, यानी उसको फैलाया। एंड बिल्ट मेनी मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, और बुद्ध संत महात्माओं और नन के लिए रहने के लिए बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ बनाई। ठीक है, मोनेस्ट्रीज़ उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पर संत और महात्मा रहते हैं। तो इसने बहुत सारे बुद्ध धर्म के मोनेस्ट्रीज़ बनवाई जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स रहते थे। बुद्धिज़्म डीपली इन्फ्लुएंट कनिष्का, बुद्धिज़्म जो बुद्ध धर्म था उससे कनिष्का को बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा कनिष्क राजा के ऊपर। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट हिज कोर्ट, 4था बुद्धिस्ट परिषद जो है उसी के कोर्ट में हेल्ड किया गया। वेयर स्कॉलर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेट, जहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग या बहुत ही और बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म के जो संत महात्मा थे वो मिले। एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट रिलीजियस मैटर्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक मामलों पर वहाँ पर चर्चा की गई। अश्वघोष हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज कोर्ट, अश्वघोष नाम का जो व्यक्ति था जिसने लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान बुद्ध की बायोग्राफी लिखी, यानी उनके जीवन के बारे में लिखा, जिसे बुद्ध चरित के नाम से जाना जाता है, जिस किताब को बुद्ध चरित के नाम से जाना जाता है, वो इन्हीं के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? कनिष्का के दरबार में। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत, अश्वघोष और दूसरे बुद्धिस्ट जो विद्वान लोग थे या कह लो जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान, वही आपके जो बहुत ही ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन रहती थी सब चीज़ों के बारे में, तो ऐसे लोगों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया प्राकृत भाषा की जगह। प्राकृत एक लैंग्वेज का नाम है, तो प्राकृत लैंग्वेज की जगह उन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल किया। द कुशान्स वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन, कुशान जो राजा थे